प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के कारण क्लासों में कक्षाएं नहीं हो रही है, इसलिए आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप से, यूट्यूब से आपको हम इस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान न हो। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति। टॉपिक वही जो पिछले उसमें मैंने पढ़ाया था क्लास में, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। इसमें हमने मौलिक अधिकारों की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों का अर्थ, मौलिक अधिकारों की प्रकृति, उनकी विशेषताएं या लक्षण, इनका अध्ययन किया था। ये विद्यार्थियों, आज हम आपको भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, इनका संक्षिप्त रूप में मैं आपके सामने बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिक अधिकारों का आधार स्तंभ है और भारत के संविधान में जिस तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तथा अनुच्छेद 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अन्य संविधानों में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की तुलना में भारतीय संविधान के भाग 3 में अधिकारों का विशुद्ध उल्लेख किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं, जो इस प्रकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक इनकी भारतीय संविधान के भाग 3 में विस्तृत विवेचना की। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त रूप में इन मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 12 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये अनुच्छेद है। इनमें भारत के संविधान में नागरिकों को समानता के अधिकार का विस्तृत वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। इसका अर्थ भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का भी निषेध किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में रहने वाले सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। इस शब्द को ब्रिटिश सामान्य विधि से प्राप्त किया है। दूसरा, समानता के अधिकार में सामाजिक समानता अनुच्छेद 15, इसके अंतर्गत धर्म, मूल वंश,
जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक होटलों, भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के समान अवसर हैं। साथ ही कुएं, तालाबों, स्नानगृहों, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग हेतु सभी को समान स्थान प्रदान किए जाते हैं। समानता के अधिकार में अगला जो स्टेप आता है, तीसरा बिंदु, आर्थिक समानता, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अनुसार नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी अथवा पद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का अगला जो बिंदु है, अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध है। इस संबंध में संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया है। यह अधिकार भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के कलंक को समाज से हटाने तो छुआछूत की भावना से समाज में बटे दो वर्गों को समाप्त करना है। अगला बिंदु है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने नागरिकों में भेदभाव बढ़ाने की प्रवृत्ति को समाप्त करने का प्रयत्न किया है। इसके अंतर्गत सेना व विद्या अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। साथ ही कोई भी भारतीय राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ये था समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान के अध्याय 3 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। दूसरा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) कै भारत के सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रचारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ख भारत के प्रत्येक नागरिक को ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण अथवा अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन कर सकता है। समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ग इस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी है। यदि वो जनहित के विरुद्ध हो तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। भ्रमण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) घ इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या अधिकार पत्र के समस्त देश में घूम फिर सकते हैं। इस प्रकार भारत का संपूर्ण क्षेत्र नागरिकों के लिए एक इकाई के समान है। इसी अधिकार में अगला जो बिंदु है, उप आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 1 न इस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता दी गई है। और भारत में निवास की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छानुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं। ये पहला जो बिंदु था कानून के समानता, इसमें इस तरीके की अभिव्यक्तियाँ दी गई है। उसके बाद इसी में अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध
के संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या न हो, यह अधिकार दिया गया है कि उसे उस समय तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने किसी परिवर्तित कानून का उल्लंघन न किया हो। इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है, उसका थर्ड पॉइंट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। संविधान का अनुच्छेद 21 ये उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ये 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 ये जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। इसका फिफ्थ पॉइंट है बंदीकरण तो नज़रबंदी से बचाव अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 द्वारा बंदी व्यक्तियों को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और निवारक नज़रबंदी के प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत करावें, उसे अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा उसे अपने पक्ष की सफाई दिलाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसे गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर नज़दीक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसे न्यायालय की आज्ञा के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दूसरा फंडामेंटल राइट था, जो स्वतंत्रता का अधिकार नाम दिया गया है और अनुच्छेद 19 से 22 तक इसके अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों में इस तरीके के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार को नागरिकों को प्रदान किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट बिंदु इसमें बेगार अथवा जबरदस्ती के श्रम का निषेध किया गया। इसमें अनुच्छेद 23 एक के अनुसार मनुष्य का क्रय विक्रय तो बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। दूसरा बिंदु है बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों तो अन्य खतरनाक स्थानों पर काम के लिए नहीं लगाया जा सकता। ये भारतीय संविधान में नागरिकों का तीसरा मौलिक अधिकार था, जिसको शोषण के विरोध अधिकार कहा गया है। और अनुच्छेद 23 और 24 में इसमें जो अधिकार बताए गए हैं उनका संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको बताया। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में विस्तृत वर्णन है, जो इस प्रकार है। अंतकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म का प्रचार करने तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और इसे लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। दूसरा बिंदु है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। धार्मिक संस्थाओं द्वारा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। चल व अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार। उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार प्रबंध
करने का अधिकार। अगला बिंदु है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में करों में छूट। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसी आय पर कर देने के लिए बाध्य कर सकता है जिनकी आय किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप में निश्चित कर दी गई हो। अगला बिंदु है राज्य के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। अनुच्छेद 28, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त और आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। इसी में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अगला जो पॉइंट है ये 4 पॉइंट है, ये बिल्कुल ओके हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनका संचालन करने का अधिकार होगा। यह आर्टिकल 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में छठा जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के इस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। इसके अंतर्गत यदि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित लेख जारी कर सकता है जो इस प्रकार है। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। किसी व्यक्ति को यह महसूस हो कि उसे बिना वजह बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उसकी प्रार्थना पर उसके समक्ष बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करता है, वह अपना निर्णय देता है। यह लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा लेख है परमादेश। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय द्वारा आज्ञा पत्र के माध्यम से उसे कर्तव्यों के पालन का आदेश देना ही परमादेश है। प्रतिषेध लेख। इस लेख को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं उसे स्थगित कर दें क्योंकि वह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेक्षण लेख। यह लेख प्राय निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए किया जाता है जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे। साथ ही इस आज्ञा पत्र के द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किसी विवाद की सूचना भी मांग सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेख है अधिकार प्रच्छा। इसके अंतर्गत कोई पदाधिकारी अपनी वैधानिक सीमा के बाहर जाकर कार्य करने लगता है तो न्यायालय द्वारा उससे इस प्रकार का कार्य करने के संबंध में पूछताछ की जा सकती है। तो ये थे भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार। इसके बाद हम मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म और फंडामेंटल राइट्स, इनकी आलोचनाएं क्या हैं। मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं।
मानवीय गरिमा के प्रतीक एवं संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं, फिर भी ये आलोचना के पात्र रहे हैं। वर्तमान समय में निम्न आधारों पर मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं की गई हैं, जो इस प्रकार है। मौलिक अधिकार अपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को सिर्फ 6 प्रकार के मौलिक अधिकार ही प्रदान करता है, संपूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता। इसलिए आलोचकों ने कहा है कि इन अधिकारों के कुछ अन्य अधिकार भी सम्मिलित किए जाने चाहिए थे, जैसे काम करने का अधिकार, विश्राम तथा अवकाश का अधिकार, बेकारी का अधिकार, सरकार की सहायता आदि अधिकार होने चाहिए थे। लेकिन भारतीय संविधान में इन अधिकारों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। अपवाद और प्रतिबंध, मौलिक अधिकार की व्यवस्था के साथ साथ मर्यादाओं व सीमाओं संबंधी उपबंध वास्तविक अधिकार रूप से शून्य से प्रतीत होते हैं। इसलिए कुछ संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि इस प्रकार संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार प्रदान करता है और दूसरे हाथ से प्रतिबंधों व अपवादों द्वारा उन्हें वापस ले लेता है। एक आलोचक ने तो व्यंग्यपूर्वक ये भी कहा है कि मौलिक अधिकार संबंधी अध्याय का नाम बदलकर मौलिक अधिकारों की परिसीमाएं अथवा मौलिक अधिकार एवं उनकी परिसीमाएं रख देना चाहिए था। इसके बाद तीसरी आलोचना है, संकट काल में इनको स्थगित कर दिया जाता है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध एक अन्य तर्क ये भी दिया जाता है कि संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका को इनके स्थगन का अधिकार दे दिया गया है तथा सामान्य परिस्थितियों में भी निवारक निरोध की व्यवस्था कर दी गई है। श्री एच.वी. कामत के अनुसार इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। एक और आलोचना दी है, जटिल और अस्पष्ट। देखिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में दी गई भाषा स्पष्ट नहीं है, उसमें अनेक जटिल बातें हैं और ये अमेरिका के अधिकार पत्र जैसा स्पष्ट और संक्षिप्त नहीं है। इसलिए राजनीति शास्त्रियों ने इनको जटिल और अस्पष्ट कहा है, ये बिल्कुल सही है। अगली आलोचना है, मौलिक अधिकार व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। व्यवस्थापिका के द्वारा समय समय पर जो कानून बनाए जाते हैं वो कई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं अर्थात नागरिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए विद्वानों ने इन अधिकारों की आलोचना की है। अगली आलोचना है, लास्ट जो आलोचना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष संरक्षण की बात राजनीतिक वोट बैंक के नाम से सिद्ध हुई है। सिर्फ हर राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए इनको समय समय पर इस तरीके के लुभावने आश्वासन देती हैं, जैसे आज भी अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों का कल्याण नहीं हो पाया है। ये थी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संक्षिप्त अवधारणा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, लेकिन शॉर्ट में बताई है। मौलिक अधिकार तो भारतीय संविधान के अध्याय 3 में विस्तृत है, जटिल है, बहुत लंबा चौड़ा है, अमेरिका के संविधान की तरह सरल और संक्षिप्त नहीं है। हमने मौलिक अधिकारों की जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उनकी संक्षिप्त में आपको आपके सामने उनकी व्याख्या की है और मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं, उनका मूल्यांकन भी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। इसके साथ ये जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो बिल्कुल ओके हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को धन्यवाद।